तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास लेखन की, और उसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। तो हालांकि क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग पे और जो राइटिंग्स हमें मिलती हैं, जो भी हमें ग्रंथ वगैरह मिलते हैं इतिहास के, उन पे पूछे जाएंगे। लेकिन एक बार इसकी चर्चा करना भी ज़रूरी है अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं जिसमें कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कही जाती है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में, कि भारतीय लोगों को, प्राचीन भारतीय लोगों को, या फिर जो ब्रिटिश इतिहासकार जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने जो एक अवधारणा प्रचलित की कि हमें इतिहास का बोध नहीं है। जब हम इतिहास बोध की बात करते हैं तो कुछ विद्वान उसे भारतीय संदर्भ में कहेंगे कि प्राचीन भारतीय लोगों में इतिहास बोध का अभाव था। इसमें कौन होंगे? विंसेंट स्मिथ, एक हैं हीराचंद, वो भारतीय हैं फिर भी ऐसा कह रहे हैं, हीराचंद शास्त्री। विंसेंट स्मिथ का तो कहना है कि जो इतिहास लेखन है या फिर जो भी रचनाएं हैं वो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं, तो और ब्राह्मण जो लोग थे वो इतिहास के प्रति नीरस थे, उनकी इतिहास में कोई रुचि नहीं थी, और वो जो उनका लेखन था वो ज़्यादातर आत्मा परमात्मा पर या फिर कहें कि दार्शनिक चीज़ों पर बेस्ड था। और इसलिए वो कहते हैं कि भारतीय लोगों में इतिहास लेखन का इतिहास बोध का अभाव था। और दूसरा, हीराचंद शास्त्री भी ऐसे कहते हैं कि भारतीय लोगों में उस तरह की भौतिक संसार को लेकर उस तरह की चेतना दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन दोनों विद्वानों की के कथन को गलत साबित करती हैं कौन? रोमिला थापर। रोमिला थापर का प्राचीन भारत पे बहुत काम है, और मुख्यतः उनका काम जो है इतिहास लेखन पर ही है, प्राचीन हिस्टोग्राफी पर। तो ये क्या कहती हैं कि हालांकि प्राचीन भारतीय लोगों में इतिहास बोध उस तरह से भौतिक जगत की तरफ उस तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो एक अलग तरह से अस्तित्व में था। वो किस तरह अस्तित्व में था कि कुछ परंपराएं थी, जैसे कि गाथा, नारशांसी और इतिवृत्त, आख्यान और वंशानुचरित, इस तरह की परंपराओं के द्वारा हमें इतिहास बोध दिखाई देता है। और ये किस तरह था? ये सब थे मौखिक रूप में ये प्रचलन में था। तो अब मौखिक है, उसका तो उल्लेख यहाँ पे है नहीं उस तरह से, तो इसलिए इन लोगों ने, उस पर ज़्यादा रिसर्च तब तक हुई नहीं थी, तो उसको उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया और कह दिया कि उनमें इतिहास बोध का अभाव था। लेकिन मौखिक रूप से इतिहास बोध में रुचि लोगों की थी, जो कि गाथा, नारसांसी और इतिवृत्त और आख्यान वगैरह के द्वारा प्रचलन में थी। अब इनमें होता क्या था गाथा और नारसांसी में, कि लोग शासकों का और पुरोहितों का एक तरह से उनकी गाथा का गान करते थे, और
इन्हीं परंपराओं में से निकलकर फिर आख्यान बने हैं, और आख्यान और इन सब को मिलाकर जब इसका रिकॉर्ड रखने लग गया तो ये हो गया इतिवृत्त। और इतिवृत्त का तो मीनिंग ही है घटना, कि कोई एक तरह से रिपोर्ट या फिर जो हम रोज़ न्यूज़पेपर में आती है वो घटना का विवरण होता है, तो एक तरह से इतिवृत्त का मतलब है घटना। और ये वंशानुचरित, और इन सब से फिर डेवलप होके क्या हुआ, फिर आया पुराण, जो एक ऐतिहासिक परंपरा में हमें वंशावलियाँ हमें ये लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं वंशावलियों के रूप में। और इसमें काफ़ी सारी वंशावलियाँ हमें मिलती है जिनको हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे मिलाकर जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे स्थान, चरित्र और घटनाएं हमें उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। इसमें सबसे पहला जो पुराण होगा वो था भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के अंदर सर्वप्रथम हमें वंशावलियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। और उसके बाद इसमें होगा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। ये 4 पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य, वायु, विष्णु और मत्स्य पुराण ये महत्वपूर्ण है। इनके अंदर जो हमें वंशावलियाँ मिलती हैं वो काफ़ी हद तक हमें दूसरे स्रोतों से मिलाने से उनकी प्रामाणिकता और सिद्ध होती है, और उस तरह से हम इतिहास खोज पाते हैं प्राचीन भारत में। अब पुराण क्या था? पुराण इन वंश चरितों का ही एक परिष्कृत रूप कह सकते हैं जो आगे चलकर बना। और ये मौखिक परंपरा हमें ऋग्वैदिक काल तक में भी देखने को मिलती है, लेकिन अव्यवस्थित रूप में। ऋग्वैदिक काल में भी हमें ये मौखिक परंपराएं गाथा, नारसांसी और इतिवृत्त वगैरह का देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में तो ये हमें अच्छे से दिखाई देती हैं। अब हम बात करें तो पुराणों के बाद आता है एक वंश। वंश क्या होगा? वंश बौद्ध धर्म में एक तरह से पुराण को भी हम इतिहास नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, ये भी एक अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं। और वंश भी एक अर्ध ऐतिहासिक रचना है। अर्ध ऐतिहासिक इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है तो इतिहास सोच के इसको लिखा नहीं गया था। इनके लिखने के पर्पज़ कुछ और थे, लेकिन हमें उसमें इतिहास ढूंढने से मिल जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध ऐतिहासिक जिसे कहा जाएगा। इसमें कुछ मिथिकल कैरेक्टर्स वगैरह को भी शामिल करा के, तो हमें फिर जब उसका अध्ययन करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, तब जाके उसमें खोज करके उसमें से हम इतिहास एक्सट्रैक्ट करते हैं। वंश क्या है? वंश एक अर्ध ऐतिहासिक रचना है जिसमें कि बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के हमें ये रचनाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के, फिर हिंदू धर्म के। बौद्ध धर्म में हमें मिलेगा दीप वंश, महावंश, और कैसे और होगा राजवंश। जैन धर्म में होगा हरिवंश, और हिंदू धर्म में होगा रघुवंश। एक क्षेमेंद्र हैं उनकी नृपावली, और हेमराज की पार्थिवावली, कल्हण की राज तरंगिणी। ये इस तरह के लेख हमें वंश के रूप में मिलते हैं, जिनसे काफ़ी हद तक इतिहास बोध हमें प्राचीन काल में समझ में आता है।
कि हालांकि वो इतिहास समझ के तो नहीं लिखा गया, लेकिन एक तरह से वो रुचि थी कुछ विवरण रखने की, वंशावलियों को रखने की। तो उसमें हमें राजाओं के का इतिहास और राजवंशों का इतिहास हमें उसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। हालांकि इनमें हम देखेंगे वंशावलियों में तो वंशावली में तो काफ़ी मिथिकल तरह से, जैसे हम राजपूतों की उत्पत्ति को हम देखते हैं तो उसमें राजाओं को स्थापित करने के लिए किस तरह के मिथिकल चीज़ें गढ़ी गई कि उनका विश्वामित्र ने या किसी ने फलाने पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ के बाद उसमें से वो चंद्रवंशी और इस तरह के राजपूत शासक उसमें से प्रकट हुए, तो वो चंद्रवंशी कहलाए, वो लोग सूर्यवंशी कहलाए। उस तरह से उनको एक वंश के रूप में स्थापित करने के लिए या फिर एक राजा के रूप में लेजिटिमेसी उनकी स्थापित करने के लिए इस तरह के मिथिकल चीज़ें हमें वंश और वंशानुचरित के अंदर मिलती हैं। अब दूसरी वंश के बाद जो चीज़ आती है वो है चरित। चरित में आपने पृथ्वीराज का सुना होगा। अब ये आ जाता है थोड़ा सा पूर्व मध्यकालीन के समय में। चरित चरित में ये इनको हम एक तरह से ऐतिहासिक वृत्तांत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो विवरण रखा गया वो इतिहास को रखने की कोशिश करी गई, इतिहास लिखने की कोशिश करी गई। हालांकि वो इतिहास के जो रूल्स होते हैं, जो जो चीज़ें इतिहास लेखन में ध्यान रखने की होती हैं, कौन कौन से पक्ष हमें ध्यान में रखना होता है, निष्पक्षता वगैरह कुछ उसके रूल कुछ नियम होते हैं, वो सब इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। वो हालांकि कोशिश करी जाती है कि स्रोतों पे ध्यान दिया जाता है। प्राचीन कालीन जो स्रोत हैं हम उन्हें मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, उन पर फोकस करने की कोशिश करी जाती है। और एक तरह से इतिहास हालांकि लिख नहीं पाते हैं लेकिन लिखने की कोशिश करी जाती है। तो यहाँ से इतिहास लेखन की एक तरह से शुरुआत मानेंगे हम। तो चरित जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे अच्छा तो हमें कल्हण का लगता है, वो राज तरंगिणी, उसको प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई है, राज तरंगिणी कल्हण का। हालांकि ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो परफेक्ट रचना है जो हमें प्राचीन काल और पूर्व मध्यकालीन समय की एक तरह से प्राप्त होती है। तो हालांकि इनका विकास भी कहाँ पे हुआ? राज दरबारों में। राजाओं के संरक्षण में इसका विकास हुआ, क्योंकि इतिहास लेखन है, एक तो कागज़ नहीं है, ऊपर से लेखन का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा होगा और कुछ लोग ही शिक्षित थे, तो जाहिर है कि उनको राज की संरक्षण चाहिए या फिर जो भी है कि उसमें धन और संपत्ति उसमें व्यय होगी, तो वो कोई राज परिवार ही लगा सकता है। नॉर्मल व्यक्ति या तो लिख नहीं पाएगा उस तरह से, या फिर उसकी रचनाएं हमें प्राप्त नहीं होंगी। जिस तरह ये काफ़ी सारे वंश वगैरह और इतिवृत्त वगैरह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो सर्वप्रथम हम किसकी बात करेंगे? अश्वघोष एक कवि थे जिन्होंने क्या लिखा है? बुद्ध चरित। इसको हम कहेंगे प्रथम चरित एक तरह से, क्योंकि ये पहला चरित था जिसमें इतिहास लेखन का एक तरह से प्रयास किया गया है। और इसके बाद आता है हर्षचरित। ये बाणभट्ट हैं इसके लेखक। हाँ, बाणभट्ट का हर्षचरित। अब ये 7वीं सेंचुरी में लिखा गया है। बाणभट्ट का हर्षचरित कब लिखा गया है? 7वीं सदी में लिखा गया है। और किसके बारे में लिखा गया है? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या फिर एक कहें तो उनकी जीवनी को लिखने का इसमें प्रयास किया गया है। अब इससे पहले क्या होता था कि जब हम किसी का जीवनी लिख रहे हैं, पूरा जीवन के बारे में लिख रहे हैं, तो वो एक तरह से हम एक तरह का इतिहास लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का लिख रहे हैं, लेकिन और उसके साथ ही हम
उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं और स्थानों का वर्णन करते हैं, तो वो एक तरह से उस समय काल का एक तरह से इतिहास ही हुआ। तो उससे पहले क्या होता था कि राज दरबारों के अंदर सूत नाम के अधिकारी हुआ करते थे। ये उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल से हमें सूत नाम के अधिकारियों का वर्णन देखने को मिलता है, जो क्या करते थे, वंशों का वर्णन रखते थे। वो वंशों या फिर वंशावलियों का वर्णन। फिर क्या हुआ, इनका हमें कब से देखने को मिलेगा, करीब मौर्य काल से हमें ये देखने को मिलता है। और चौथी सदी 4th सेंचुरी में आके हमें इनकी जगह कोई दूसरा एक अधिकारी वर्ग ले लेता है, जो एक तरह संस्थागत हो जाता है। ये कोई रखते थे, कोई दरबार में होते थे, कुछ में नहीं भी होते थे, एक परंपरा के तौर पर चलते थे, लेकिन इसे एक संस्थागत रूप में स्थापित हो जाता है, एक कार्यालय राज दरबारों के अंदर, जो कि चरित्र वगैरह लिखने का और वंशावलियों को लिखने का काम करने लगे। और फिर ये सूत परंपरा एक तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये अश्वघोष और बाणभट्ट की ये परंपरा हमें दिखाई देती है। अब हो गया अश्वघोष, बाणभट्ट, और काफ़ी सारे नाम हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें होगा एक वागपति है, वागपति राज। इन्होंने लिखा है गौड़वाह, बहुत महत्वपूर्ण है ये गौड़वाह। इन्होंने कन्नौज के शासक यशोवर्मन के द्वारा गौड़ वंश के शासक को पराजित करने का वर्णन गौड़वाह में हमें वागपति द्वारा दिया जाता है। दूसरा आता है विल्हण। दूसरे कवि हैं विल्हण, क्योंकि सूत के बाद एक कवि के रूप में एक संस्था स्थापित हो जाती है राज दरबारों में, और उसी परंपरा से ये सुघोष, बाणभट्ट, वागपति, विल्हण, कलहण, बाकी ये सब हमें दिखाई देते हैं। विल्हण का है विक्रमादेव चरित। इसमें एक इसका वर्णन करते हैं चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्टम का। चालुक्य नरेश विक्रमादेव षष्टम का इसमें ये वर्णन करते हैं। फिर आते हैं पद्मगुप्त। पद्मगुप्त क्या करते हैं, ये लिखते हैं नवसहसांक चरित। ये थोड़े से ऊट पटांग नाम है, आपको लिखने पड़ेंगे सारे के सारे। और ये है मालवा नरेश सिंधुराज नव शशांक के बारे में। मालवा नरेश नव शशांक, इनके बारे में ये इनका चरित्र लिखते हैं। और एक आते हैं जैनक। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना है, और एक बहुत फेमस उनकी कहानी है। मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बना लिया था, उनकी आंखें निकाल ली थी, ये सब। तो ये तो हमने पढ़ा है उसका
क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी है, तो नाम है याद नहीं आ रहा, छोड़ो। और उसके बाद उससे पहले एक जैनक नाम के कवि थे, जैनक। इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज विजय, ये विजय की गाथा लिखते हैं। तो अब ये विजय की गाथा कैसे लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही युद्ध देखा, और जो पहला युद्ध था उसमें तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पराजित कर देते हैं। अब इसके लिए ये कुछ और कारण बताते हैं कि उन्होंने बाद में जीता या नहीं जीता, पता नहीं, ये इनका ये शायद नहीं रहे सेकंड युद्ध तक, लेकिन इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के ऊपर तराइन के प्रथम युद्ध 1191 का वर्णन करते हैं, और खूब जोर शोर से पृथ्वीराज चौहान की अपने शासक की तारीफ करते हैं उसमें। और ये तो हो गए। उसके बाद एक वो रह जाता है, हाँ, अब रहते हैं कलहण। और ये सब लोग इतिहास का वर्णन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतिहास लिख नहीं पाते हैं। लेकिन कलहण है काफ़ी हद तक इतिहास प्रथम भारतीय, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एक तरह से इतिहास को लिखा, और माना जाता है कि वो इतिहास है काफ़ी हद तक, काफ़ी मायनों में, क्योंकि ये तथ्यों पर और दूसरा उनके घटनाओं के सटीक वर्णन और समय कहें या तो काल कहें, कि डेट वगैरह पे इन्होंने ध्यान दिया, और उसमें अपनी रचनाओं में लिखा भी कि ये क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी शासक का इतिहास लिखने के लिए, कोई भी चरित्र लिखने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी बड़े टाइम पीरियड का, करीब 1000 साल तक का या उससे भी ज़्यादा का इन्होंने इतिहास लिखा है। और उसमें इन्होंने कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीर के शासक के मंत्री थे, उनका कुछ तो क्या नाम था, चक पता है कुछ तो नाम था, तो उनके पुत्र थे, ये कश्मीर के शासक थे, उनके मंत्री थे। तो ये राज परिवार में पैदा हुए, और इन्होंने कश्मीर के शासकों का ही इतिहास लिखा, पुराने काल से लेकर के, और जब तक इनका समय काल था तब तक। तो ये एक तरह से इतिहास लेखन में मील का पत्थर साबित होते हैं, कलहण का जो राज तरंगणी है। बाकी जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन है उसमें जो सवाल कुछ पूछे जाएंगे तो वो रचनाएं और उनके लिखने वाले के नाम, या फिर उसमें किस चीज़ का वर्णन है, ये सब के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वो सब हमने देख लिया है। और दूसरा जो पूछा जाता है तो अंडरस्टैंडिंग पे, इसकी विशेषताओं पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। अब जब हमने पूरा ये देखा तो इसमें हमें क्या चीज़ समझ में आई कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में सबसे पहले तो क्या विशेषता हमें ध्यान में आती है कि इसमें आलोचनात्मकता का अभाव, तथ्यों को जांचने परखने पर यहाँ पे हमें नीरसता दिखाई देती है। जांच परख में नीरसता। तो पहले तो वो लोगों ने अभिलेखों पर और इस सब चीज़ों पर
दस्तावेजों पर ध्यान दिया नहीं, और जब ध्यान देने लगे तो उसको जिस तरह का मिला कुछ नहीं मिला, तो जो जो हम वो कहना चाहते हैं उसी के इर्द गिर्द सारे साख जुटाकर उन्होंने कुछ अपना कह दिया। तो एक तरह से उन्होंने कोशिश तो करी इतिहास लिखने के लिए, वो लेकिन वो इतिहास बन रहा था कि वो नहीं बन रहा था इतिहास। तो एक तरह से कहेंगे कि एक इसमें आलोचनात्मकता का अभाव था। हमें जानकारी तो मिलती है लेकिन वो प्रमाणिक है या नहीं है इसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा है आदर्शवाद पर बल। जब हम कोई धार्मिक साहित्य लिखेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का इतिहास लिखेंगे जिसको समाज में या फिर राज्य में एक आइडियल के रूप में स्थापित करना है, तो उसके बारे में क्या हम वो जो कवि हैं वो कुछ आलोचनात्मक लिखेंगे, उसकी आलोचना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें हमें दिखाई देता है फिर आदर्शवाद, कि उसकी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी कि वो तो महान है, भगवान स्वरूप है, फला है, ढिका है, और सारे उसने युद्ध जीते हैं और उसने फलां राजा को पराजित किया, और जिस राजा से उसकी पराजय हुई होगी उसका वर्णन वो करेंगे नहीं। तो इसमें आदर्शवाद पर बल दिया जाता है और धार्मिकता पर बल दिया जाता है कि जो हमारे धार्मिक मूल्य हैं उनको स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ताकि समाज को एक तरह से चलाने के नीति नियम वगैरह, अब तो संविधान है, तब धार्मिक जो नियम थे उनके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जाती थी, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। वो फिर जाति को लेकर हो, वर्ण व्यवस्था को लेकर हो, तो उसी चीज़ को एक आइडियल के रूप में स्थापित करने की और आदर्श मानने की कोशिश की जाती थी। और तीसरा हम कहें कि ये जो इतिहास लिखा जा रहा था ये शाही संरक्षण में लिखा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, शाही संरक्षण में ही लिखा गया, क्योंकि इतिहास लेखन है, उसमें खर्चा होगा, उसमें पूंजी लगेगी, उसमें दस्तावेज देखने पड़ेंगे, और जो भी है कोई व्यक्ति उस टाइम अगर लिख रहा था तो उसका पूरा पूरा दिन या तो लेखन में जाएगा, तो वो लेखन के अलावा अगर कोई और काम नहीं कर रहा होगा तो वो लेखन का कार्य व्यावसायिक रूप से करेगा। इसलिए शासकों का संरक्षण उस समय में होना बहुत ज़रूरी था। लेखन आज की तरह आसान नहीं था, इसलिए शासकों के संरक्षण में पूरा इतिहास लिखा गया। और ये भी एक कारण है कि उसमें आलोचनात्मकता का अभाव था। जब भी प्रशासन की तरफ से कोई इतिहास लिखवाया जाएगा तो उसमें प्रशासन की कमियां या फिर कहें कि एक तरह से स्टेट की जो कमियां हैं वो उसमें नहीं दिखाई जाएंगी। अभी भी जो इतिहास लेखन जो ICHR द्वारा या फिर कहें कि जो भी कोई भी सरकार के जो संस्थाएं हैं वो जो इतिहास लिखती हैं, तो उसमें क्या वो अपने देश की या अपने राष्ट्र की तो वो उसमें कुछ कमियां दिखाएंगी नहीं। तो एक तरह से वहाँ से उसमें आलोचना का थोड़ा सा अभाव हमें देखने को मिलेगा। हालांकि वो गलत भी नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हमें समझना होगा। और चौथा हम देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण होने से क्या तात्पर्य है कि शासक को एक तरह से आइडियल और भगवान का सबसे करीबी दिखाया जाता था। इसलिए और समाज जब चरित या फिर वंशावली लिखी जा रही है तो उसको आख्यान किया जाएगा, उसको लोगों में बताया जाएगा, तो वो जो चीज़ें लिखी जा रही है उनको आइडियल के रूप में स्थापित किया जा सके, कहानी के रूप में स्थापित किया जा सके, लोगों को रुचि आए और लोग उससे कुछ सीख लें, कुछ नैतिकता उनके जीवन में आए। इस वजह से इसमें आध्यात्मिकता का पुट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर चीज़ें धार्मिक लिखी गई, जो हमें पुराण देखने को मिलेंगे। पुराण के अंदर हमें वंशावलियाँ तो मिलती हैं, लेकिन पुराण है किसके बारे में? पुराण है विष्णु पुराण है। अब विष्णु कौन है? विष्णु कोई शासक तो है नहीं। विष्णु कौन है? विष्णु देवता है। मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है और भविष्य पुराण है। काफ़ी जितने भी पुराण हैं वो सब लिखे किसके बारे में गए हैं? तो वो सब लिखे गए हैं आध्यात्म के बारे में, ताकि आध्यात्मिक मूल्यों को समाज में स्थापित किया जा सके। और जो हीराचंद शास्त्री हैं या फिर विंसेंट स्मिथ हैं, जो उन्होंने कहा कि संस्कृत
लेखन का कार्य और संस्कृत में जो भी लेखन का कार्य क्योंकि ब्राह्मण कर रहे थे, इस वजह से उसमें हमें आध्यात्मिकता का पुट हमें दिखाई देता है और इतिहास के प्रति उनकी रुचि हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे विंसेंट स्मिथ और हीराचंद, ये तो खुद शास्त्री हैं, की बात का औचित्य हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और फिर पांचवा है इतिहास के प्रति रुचि, या फिर एक तरह से कहें कि जागरूकता। तो इतिहास के प्रति जागरूकता इतनी थी कि उन्होंने कोशिश की जो घटनाएं घट रही थी कि उनको आगे पास ऑन किया जा सके। हमें देखने को मिलता है कि जो मौखिक परंपराएं हैं वो चल रही थी, गाथा गाने की, नारसांसी और आख्यान वगैरह की जो परंपरा है वो चल रही थी, कि जो घटनाएं हुई हैं आदर्शों को समाज में आगे अपने बच्चों को या फिर अपने आगामी उत्तराधिकारियों को वो पास ऑन की जा सके। इस वजह से हमें उसमें एक जीवंतता इतिहास के प्रति लोगों में दिखाई देती है। लेकिन वो भौतिक रूप से या फिर कहें कि एक आलोचनात्मक और जो हम आज जो इतिहास देखते हैं उस तरह के इतिहास लेखन के प्रति वो लोग इतने सजग नहीं थे। और फिर छठा हम इसका अगर देखें तो व्यक्तिगत इतिहास लेखन। हमें देखने को मिलता है क्योंकि शासकों के संरक्षण में पूरा इतिहास लिखा जा रहा है। तो और हमने देखा भी कि या तो वंशावलियाँ लिखी गई हैं या फिर तो उसके बाद लिखा गया है कुछ अच्छे तरह के, तो वो चरित्र लिखा गया है। और ये सब लिखा किसके बारे में गया है, या तो एक शासक के बारे में लिखा गया है, या तो उसके पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, या किसी महान चरित्र के बारे में लिखा गया है, ताकि उसके चरित्र को महिमा मंडित किया जा सके और उसको स्थापित किया जा सके समाज में कि हमारे पूर्वज इस तरह के थे, हम उनके बच्चे हैं और हमको राज्य करने का इस तरह से हमारे पास अधिकार है। इस वजह से पूरा इतिहास जो था वो व्यक्तिगत मुख्य तौर पे इतिहास लिखा जा रहा था। हालांकि कल्हण की राज तरंगिणी में हमें काफ़ी हद तक सामाजिक और वो तो ये मान लो कि जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले तबके पे जो लोग हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी हद तक अपना वर्णन देते हैं। तो हालांकि जिस तरह भी देते हैं लेकिन कम से कम वो बात तो करते हैं उनकी। तो ये 6 विशेषताएं हमें मुख्य तौर पे याद रखनी है। तो जब सवाल बनेगा तो उसमें से सत्य या फिर असत्य कुछ छांटने का आएगा। तो आलोचनात्मकता का अभाव था, आदर्शवाद पर बल था, शाही संरक्षण में इतिहास लिखा जा रहा था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, जागरूकता किस तरह की थी वो हमें पता है कि जीवंतता थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूकता इतिहास के प्रति थी नहीं, वो हम नहीं कह सकते। रोमिला थापर को यहाँ पे कोट कर देते हैं। और व्यक्तिगत इतिहास लेखन था। अब ये तो हो गई विशेषताएं, अब कुछ उसमें कमियां थी। कमियां क्या क्या थी? कमियों में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें स्रोत, जो इतिहास लेखन के लिए स्रोत जो यूज किए जा रहे थे, और स्रोत कैसे नहीं यूज किए जा रहे थे कि वैदिक समय में हालांकि इतिहास की परंपरा मौखिक थी तो वहाँ पे लेखन नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले जो समस्या इसमें या फिर समस्याएं कहें इसमें वो आएगी, सबसे पहली आएगी भाषा एवं लिपि की समस्या। और प्राचीन काल में कौन सी लिपि वगैरह प्रचलन में थी? यही ब्राह्मी वगैरह और प्राकृत भाषा, जिनमें काफ़ी बाद में जाके लेखन कार्य हुआ। ये सब मौखिक ही चल रहा था क्योंकि समाज व्यवस्था ऐसी थी कि ज़्यादातर लोगों के पास शिक्षा और भाषा का इतना ऐसा ज्ञान नहीं था, क्षेत्रीयता थी, अलग अलग भाषाएं चलती थी। तो प्राकृत और लिपि भी जिस तरह की थी तो उन सब में लेखन कार्य किया नहीं जा रहा था। और उससे भी पहले का हम देखेंगे तो उस समय का तो हम लिपि भी नहीं पढ़ पा रहे हैं जो लिखी हुई हमें मिली हैं। फिर दूसरी चर्चा हम करेंगे एक घटना का
भिन्न भिन्न विवरण। अब वो लोग एक ही घटना का अलग अलग तरह से विवरण करेंगे। कैसे कि मान लो कि एक शासक है, उसने दूसरे शासक पर आक्रमण किया है, दूसरे राज्य पर आक्रमण किया है। तो जब जिस तरह की सेना हमें हारने वाले शासक की देखने को मिलती है, तो उसका तो वर्णन उसका राज्य कभी करेगा नहीं, और अगर करेगा तो उसको इस तरह से करेगा कि जो सामने वाली सेना थी उसकी सेना बहुत विशाल थी, उसके पास कुछ अलग तरह के हथियार थे, लेकिन फिर भी वो वीर गति को प्राप्त हुए, वीरता से लड़े, और इस तरह से उनमें घटना का अलग अलग तरह का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो पुराण है, पुराण के अंदर फिर हम जो दीपवंश वगैरह है, दीपवंश, महावंश, इन सब से जब हम इसको कंपेयर करते हैं, पुराण को और जैन टेक्स्ट से हम जब कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें कुछ घटनाओं का हमें सामंजस्य एक तरह से बिठाते हैं, तब कुछ इतिहास निकल के आता है। क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं, इसमें जो समय काल की अवधारणा है वो वहाँ पे अलग है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो घटनाएं थी उनका हर जगह पे अलग अलग तरह का वर्णन हमें दिखाई देता है। और फिर तीसरा हम पॉइंट देखें तो इसमें है काल विभाजन की समस्या, एक हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। काल विभाजन की समस्या कैसे देखने को मिलती है कि जो हमारे पास जो धार्मिक साहित्यों में या फिर जो भी साहित्य उसमें लिखा जा रहा था, जो भी धार्मिक मान्यता या फिर कहेंगे धर्म जो प्रचलित था, उसकी अवधारणा के अनुसार काल का यहाँ पे समय सिस्टम था जो कि युगों में बटा हुआ था। सबसे पहले सतयुग या सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, कुछ सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और फिर कलियुग। अब कलियुग के बाद फिर घूम के वापस क्या आएगा, सतयुग आएगा, प्रलय होगी। तो इस तरह से ये पूरे पुराणों के अंदर हमें इसकी अवधारणा देखने को मिलती है कि किस तरह से ये जो है वो पूरा चक्रीय है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद फिर द्वापर, द्वापर के बाद फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से सतयुग। तो इस तरह की चक्रीय अवधारणा थी। समय काल की कोई तिथि के जो हमें कैलेंडर वगैरह देखने को मिलते हैं वो शक संवत, और शक संवत एक और होता है विक्रम संवत। तो ये काफ़ी सारे, फिर जब हमें देखने को मिले कैलेंडर, तो ये काफ़ी सारे कैलेंडर हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग शासकों के काल पे। तो और सब ने अपने अपने जो उनके राज कवि थे या फिर कह सकते हैं दरबारी जो चरित्र लिखने वाले थे, जो डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ पे बने हुए थे, तो उनमें वो अपने अलग अलग तरह के काल विभाजन का प्रयोग करते हैं, और उन सबको मिला के देखने की एक तरह से काल विभाजन की हम उसको समस्या कह सकते हैं। फिर कल्पना एवं वंशों की समस्या। अब इसको हम इस तरह समझेंगे कि क्योंकि जब वंशों का जो इतिहास लिखा जा रहा था, तो वंश को भी वो इस तरह से नहीं करते थे कि भाई परदादा तक गए और उससे पहले गए और वहाँ तक जाके भाई वहाँ से वंश स्टार्ट हुआ है। वो वंशों के बारे में पूरी कल्पना इस तरह की स्थापित करेंगे कि इनका जो जन्म है ये तो दैवीय रूप से हुआ है। और महाभारत का हम एक तरह से देख लें तो उसमें कुंती के जो सारे पुत्र हैं उनको किस तरह से देवताओं के पुत्र के रूप में स्थापित किया हुआ है। तो वही परंपरा फिर आगे हमें देखने को मिलती है। जब राजपूत वगैरह का हम इतिहास देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए वो राजपूत हैं, वो चंद्रवंशी हैं, वो सूर्यवंशी हैं। तो एक तरह से कल्पना का और घटनाओं में भी इस तरह की कल्पना का यूज किया गया कि जहाँ पे उनको कोई घटना साबित नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें फैक्ट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक तरह से काल्पनिक वो बना के और राजा की तारीफ़ या फिर राजा शासक के बारे में कुछ अच्छा सा लिख के उनको और लिख देते थे। और वंशों में भी बता दिया आपको कि जो वंश है, वंश की प्राचीनता को इस तरह से स्थापित किया जाता था कि वह पूरा
देवीय कुल से वंश की उत्पत्ति हुई है। तो कल्पना और वंशों की समस्या हमें उसमें देखने को मिलती है। और जब हम पुराणों के अंदर से वंश देखते हैं तो जो भविष्य पुराण है उसमें हमें काफ़ी बाद में जाके, क्योंकि काफ़ी सारे वंश इसमें मिथिकल हैं जो उनका कोई ऐतिहासिकता उनकी सिद्ध हो नहीं पाती है। इस वजह से काफ़ी मुश्किल होता है वंश, ऐतिहासिक वंशों को इसमें से खोज के निकालना। इसलिए वंश की समस्या है। और दूसरा फिर पांचवा हम देखेंगे कि स्थलों की पहचान की समस्या। स्थलों की पहचान की समस्या हम किस तरह देखेंगे कि एक स्थल को किसी और ग्रंथ में या किसी और लेखन में कहीं और दर्शाया गया है। कोई एक ही स्थल अलग अलग नाम से जाना जा रहा है या फिर अलग अलग स्थल एक ही नाम से जाने जा रहे हैं। तो इसलिए स्थलों की पहचान करने में और उनका वर्णन थोड़ा सा अलग अलग तरह से मिलता है। इसलिए उनको जांचना पड़ता है दूसरे ग्रंथों से उनको जांचना परखना पड़ता है, तब चीटी है। और फिर होगा ऐतिहासिक सामग्री की निरंतरता का अभाव। अब हमें जो ऐतिहासिक सामग्री हमें मिलती है वो भी पूरी एक तरह से निरंतर नहीं मिलती है। कोई हमें 4th सेंचुरी में मिल रही है तो उसके बाद हमें डायरेक्ट 7वीं सदी में जाकर मिल रही है, या तो 6ठी सदी में जाकर मिल रही है। उसके बीच में एक तरह से पूरा वंश, कोई वंश लिख रहा है तो वो जाके आगे ख़त्म हो गया है, किसी और ने उस पर आक्रमण कर दिया है, फिर वो मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से, उसने अलग तरह से इतिहास लिख दिया है। तो निरंतरता हमें मिल नहीं पाती है सामग्रियों की, क्योंकि कोई दूसरा शासक आक्रमण करेगा तो उसके पहले का जो भी लिखा हुआ है, जो भी उनके साक्ष्य वगैरह, उन सबको नष्ट करने की कोशिश करेगा। इस वजह से ऐतिहासिक जो भी सामग्री थी वो हमें, अगर वो कोशिश कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो वो हमें पूरी तरह से, जैसे कि हमें उनका सूत है, उनका हमें पूरी तरह से सामग्री हमें मिल नहीं पाती है। तो ऐतिहासिक सामग्री को भी ढूंढना एक तरह से चुनौती है। और अभिलेखन की प्रक्रिया की समस्या। अभिलेखन की प्रक्रिया की समस्या भी इस तरह समझ सकते हैं कि हर चीज़ को वो लिख भी नहीं रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो किसी दान दिया है कहीं पे, या तो कहीं पे आक्रमण किया है, तो उन्हीं चीज़ों का अभिलेखन वो कर रहे हैं। समाज का, अर्थव्यवस्था का, इन सब का हमें पूरी तरह से ज्ञान हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को लिखते नहीं है। वो लिखने में उनकी किस चीज़ में रुचि है? चरित्र में, घटनाओं में, महत्वपूर्ण घटनाओं में, जो या तो उन्होंने कहीं पर विजय अभियान किया है, या तो कहीं पर उन्होंने मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा निर्माण कुछ करवाया, या तो कोई बहुत बड़ा दान दिया जिससे उनकी प्रशस्ति हो। उस तरह की घटनाओं में उनकी रुचि है और उस तरह का ही वो अभिलेखन करते हैं। इसलिए अभिलेखन की प्रक्रिया की समस्या है, क्योंकि सब चीज़ों का वो अभिलेखन करते नहीं हैं। फिर है उपलब्ध सामग्री के संग्रहण की समस्या। संग्रहण की, पूरा ही लिख देता हूँ। उपलब्ध सामग्री का संग्रहण मैंने बताया था यहीं पे कि किस तरह से जो दूसरा वंश आता है तो पूरा उनके पास प्रॉपर अभिलेखों को या फिर दस्तावेजों को संग्रहण करके रखने का पूरा या तो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, या तो अगर वो करके रख पा रहे हैं तो कोई दूसरा शासक जब आक्रमण करता है, कोई दूसरा वंश आता है तो पहले वाले की चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हम उपलब्ध सामग्री के संग्रहण की समस्या को भी देख सकते हैं, या तो क्योंकि चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं और उसके लिए भी उनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि उन्होंने संस्थाएं बनाई है, लेकिन
वो किस तरह से कार्य करती है, अगर होता तो हमें बहुत कुछ मिलता। तो यही है आज के लिए, और कल हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास लेखन की। मध्यकालीन इतिहास लेखन में भी पहले सल्तनत कालीन और फिर मुग़ल कालीन इतिहास लेखन की बात करेंगे। और अगर ये हो सकता है तो कोशिश करूँगा कि कल ही आधुनिक काल के जो भी इतिहास लेखन है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊँगा। आधुनिक काल का थोड़ा सा बड़ा है तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कल ही उसको स्टार्ट करके और काफ़ी सारे टॉपिक उसके कंप्लीट करवा दिए जाएँ। तो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।